गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11 कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 10। आज नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम विदेशी व्यापार भी बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जस्ट इसके पहले आप लोग पढ़े हो राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या राज्य व्यापार या देशी व्यापार, बहुत सारा नाम है उसका, जिसमें हम लोग किसी देश की सीमा के अंतर्गत रहकर व्यापार करते हैं, अर्थात जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी देश में रहते हैं, एक ही देश में रहेंगे क्रेता और विक्रेता व्यापार करते हैं, उसको देशी व्यापार कहते हैं। अब हम लोग का नया टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है ऐसा व्यापार जो एक देश दूसरे देश से करता है, जिसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग देशों में होते हैं। जैसे हमारा इंडिया है और अमेरिका आपस में जब व्यापार करेंगे तो इस व्यापार को हम लोग बोलेंगे विदेशी व्यापार। ठीक, तो विदेशी व्यापार का मतलब समझ में आया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब इससे चैप्टर चालू करते हैं। बोलता है विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के क्रय विक्रय को अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। इन दो देशों के मध्य व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य व्यापार तीन प्रकार के होते हैं, मतलब जो व्यापार होता है विदेशी व्यापार वो तीन प्रकार का होता है। कैसा होता है? एक आयात व्यापार, आयात मतलब आप सामान मंगा सकते हो। दूसरा निर्यात व्यापार, आप सामान भेज सकते हो। और तीसरा होता है पुनः निर्यात व्यापार, अर्थात आप किसी एक देश से सामान मंगाए और दूसरे देश में भेज दिए। जैसे आप भारत के निवासी हैं, आप अमेरिका से सामान मंगाए और इंग्लैंड में भेज दिए, तो इस प्रकार के व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनः निर्यात। हम लोग मंगाए और निर्यात कर दिए। ठीक, तो समझ में आया। विदेशी व्यापार ऐसा व्यापार जो दो या दो से अधिक देशों के मध्य किया जाए उसे विदेशी व्यापार कहते हैं, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं, उसे बोला जाता है विदेशी व्यापार। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला आयात व्यापार, जिसमें आप माल मंगा सकते हो। दूसरा होता है निर्यात व्यापार, जिसमें आप माल भेज सकते हो। और तीसरा होता है पुनः निर्यात व्यापार, जिसमें आप एक देश से माल मंगाकर किसी अन्य देश या दूसरे देश में माल भेज सकते हो, तो उसको बोलते हैं पुनः निर्यात व्यापार। ठीक, अब आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति। तो पहला होता है दो देशों का सम्मिलित होना या दो देशों की व्यापार की सहभागिता। पहला क्या है? दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार, क्योंकि जब तक दो देश होंगे नहीं तब तक विदेशी व्यापार करोगे कैसे? बोलता है पॉइंट में अंतरराष्ट्रीय व्यापार या व्यापार के दो देशों के शामिल होता है। दो देश शामिल होंगे ना, एक जैसे भारत हो गया तो दूसरा अमेरिका, जापान, चीन, भूटान, जो भी हो, तो दो दूसरा देश कोई होगा। आगे बोलता है इन देशों के मध्य परस्पर वस्तुओं का मुद्राओं का आदान प्रदान। आप वस्तु भेजो पैसा मिलेगा, आप वस्तु भेजो पैसा मिलेगा, या आप वस्तु मंगाओ और पैसा भेजो, वस्तु मंगाओ और पैसा भेजो, या तो आयात करो या निर्यात करो, अर्थात आपका पैसा और वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान होता रहेगा। इस व्यापार में दोनों देशों की सीमाओं के बाहर होते हैं और दोनों अपने अपने देश में होंगे, एक ही देश के अंतर्गत नहीं होंगे, देश की सीमा के बाहर होंगे। अगर किसी देश में दो शहरों या राज्यों के मध्य व्यापार होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं कहते। जैसे आप भिलाई में हैं और बिलासपुर, या आप मुंबई में हैं और कलकत्ता, इस टाइप के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब विदेशी व्यापार नहीं बोलेंगे। विदेशी व्यापार तभी बोलेंगे जब दो देश हो, आप अपने देश में हो और कोई अन्य व्यक्ति विक्रेता क्रेता जो होगा वो अपने देश में निवास करता हो। तो दो अलग अलग देशों में अगर निवासी आपस में व्यापार करते हैं तो उसको विदेशी व्यापार बोलते हैं। दूसरा बोलता है विदेशी मुद्रा में भुगतान। जैसे आप अमेरिका से व्यापार करते हो तो आपको वहां के डॉलर में आपको पैसा मिलेगा, वो आपके बैंक के माध्यम से आपकी मुद्रा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप अगर उनको पैसे का भुगतान करोगे तो आप उसको रुपए में भुगतान करोगे और उनको उनकी विदेशी मुद्रा में क्या हो जाएगा? भुगतान हो जाएगा, अर्थात उनको अलग अलग देशों की मुद्रा में भुगतान होगा। ये तो हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति। अगला पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व। हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं? हमारे देश में भी तो संपन्न लोग हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं, फिर भी हम लोग विदेशों से सामान क्यों मंगवाते हैं? इसका महत्व बताया। पहला पॉइंट होता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास मतलब बड़े बड़े उद्योगों के लिए हमारे देश में आवश्यकता पड़ती है, उसके विकास करने के लिए हमको विदेशी व्यापार करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है,
किसकी देन है? रूस की देन है, मतलब रूस के सहयोग से हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है वो बना। तो अर्थात ये एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, किंतु उसका सहयोग के माध्यम से दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार से, जिससे उसके सहयोग से हमारा इसी प्रकार उद्योगों का विकास होता है। हम बाहर के विदेशों से हम लोग क्या करते हैं? सहयोग मंगाते हैं और अपने यहाँ के उद्योगों का विकास करते हैं। तो पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है औद्योगिक विकास। दूसरा बोलता है तकनीकी ज्ञान का विकास। हम लोग बाहर से नई नई तकनीकें मंगाते हैं। देखना आप लोग कभी विदेशों में जो सामान या उत्पादन प्रोडक्ट होता है ना, वहाँ उत्पादन देखना, वहाँ पर मजदूर कम लगते हैं, पूरा का पूरा सामान मशीनों के माध्यम से होता है। आप एक कंटेनर में आप जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको डालिए और वो देखना मशीनों के माध्यम से इस प्रकार आपको पूरा पैकिंग होकर आपको सामान निकलेगा। केवल वहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं? केवल उसकी देखरेख करते हैं कि कहाँ पर कोई सामान क्षति तो नहीं पहुँच रही है, कहाँ पर कोई सामान खराब तो नहीं हो रहा, यहाँ पर इसका टेस्ट कैसा है, सामान सही बना तो है नहीं बना है, किस प्रकार उसको देखना। पूरा प्रोडक्ट आप एक जगह रॉ मटेरियल कच्चा माल एक जगह डाल दो सामान मशीनों में, और मशीनों के माध्यम से वहां पे अगर बनना होगा वो एक मशीन से होके दूसरे मशीन से होके तीसरे मशीन से धीरे धीरे एक एक मशीनों से गुजरता हुआ वो सामान बन भी जाएगा, पैकिंग भी हो जाएगा और बिकने भी चला जाएगा। अर्थात पूरा का पूरा काम तकनीकों के माध्यम से होता है, किंतु हमारे देशों में इसका अभाव है। अभाव है अर्थात हम लोग हर काम हाथों के माध्यम से करते हैं या कुछ कुछ मशीनों के माध्यम से करते हैं तो कुछ मजदूरों के माध्यम से कराते हैं। तो इस प्रकार की तकनीकों का हमारे यहाँ अभाव है। हम विदेशों से इस प्रकार की तकनीकों मंगाकर अपने देश में क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। अर्थात तकनीकों का विकास, तकनीकों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मंगवा सकते हैं। उसी के लिए होता है तकनीकी ज्ञान का विकास। हमारे यहाँ जो तकनीकी अच्छी तकनीक नहीं है तो हम विदेशों से मंगाकर हमारी तकनीकी ज्ञान क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब बताओ हमारे यहाँ का 70 रुपए 80 रुपए विदेशों का $1 होता है, अर्थात वहाँ का $1 हमारे यहाँ का 80 रुपए के बराबर है। तो सोचो हमारे यहाँ कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम जब विदेशों में व्यापार करते हैं तो विदेशों में जब व्यापार किया जाता है तो विदेशों के माध्यम से जो पैसा मिलती है वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है अगर हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला बोलता है एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक। एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक जैसे पुराने समय में क्या होता था कि मैं जो सामान बनाता हूँ वो सामान और कोई नहीं बनाता, अर्थात पूरा का पूरा बाजार में मार्केट में केवल मेरा अधिकार होगा। तो मेरा अधिकार होगा तो मनमाना कीमत में बेचूंगा, मनमानी कीमत पर वस्तुओं का विक्रय करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊंगा। ऐसी मानसिक स्थिति इंसानों के अंदर हमारे यहाँ थी। तो इसलिए क्या किया गया? विदेशों से सामान मंगाने लगे। अब वही सामान हमारे देशों में भी मिल रहा है, विदेशों से भी सामान मंगाए। तो विदेशों से सामान जब आता है तो वो सस्ते में आता है, तो हमारे यहाँ की कीमत क्या हो जाती है? वो भी सस्ती हो जाती है। अर्थात यहाँ के लोगों को सस्ती अच्छी कीमत पर वस्तु प्रदान होती है जो एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। अगला बोलता है प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग। हमारे यहाँ जो भी प्राकृतिक संसाधन है, तकनीकी ज्ञान औद्योगिक विकास न होने के कारण जो प्राकृतिक संसाधन है, नई नई चीजों की खोज है वो हमारे यहाँ रुकी हुई है। अर्थात विदेशों से सहयोग मंगाकर, विदेशों से तकनीकी मंगाकर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। और अगला बोलता है अन्य महत्व। विदेशों व्यापार के अन्य महत्व को बताया है। पहला पॉइंट बोलता है देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो हम देशों से विदेशों से व्यापार करेंगे तो क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी। उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग, जो भी उत्पादन के साधन होंगे उसका सही सही तकनीक उपयोग किया जाएगा। उत्पादकों के विस्तृत बाजार में लाभ प्राप्त होगा, उत्पादन की तकनीकी में सुधार होगा, है ना, आर्थिक विकास तेजी होगी। ये सब हमारा क्या है? विदेशी व्यापार के महत्व। अब अगला पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाई। अब हम अगर व्यापार करते हैं, अपने विदेशी व्यापार जब हम लोग करते हैं तो हमारे देश में किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है? क्योंकि हम अपने देश में अगर हम व्यापार करते हैं तो मुंबई से कलकत्ता सामान भेजना है, फोन कर दिए, ऑर्डर दे दिए, सामान के लिए लिस्ट मंगा लिए, इतनी सुविधा तो हो चुकी, हम लोग गाड़ी में लोड करें सामान भेज दिए, वो 2 दिन 3 दिन में पहुंच जाएगा। तो सोचो देशी व्यापार में जब हम लोग अपने यहाँ जब सामान को भेजते हैं तो कोई सुविधा, मतलब कोई अच्छी सुविधा होते हुए भी हम लोग आराम से सामान को भेज देते, कोई कठिनाई नहीं आती। जो भी कठिनाई आती है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है? समस्या दूर हो जाती है। किंतु आप एक देश से दूसरे देशों में अगर सामान भेज रहे हो या दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगा रहे हो तो इसमें क्या क्या कठिनाई आएगी? तो ऐसे सिंपली मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। जैसे संपर्क करने में क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ग्राहक खोजना पड़ेगा कि ग्राहक है कहाँ,
विक्रेता होगा तो विक्रेता है कहाँ, पहले उसको खोजना पड़ेगा। विक्रेता अगर मिल गया तो सबसे पहली भाषा की दिक्कत होगी कि आप हिंदी में बोलोगे वो अंग्रेजी में सुनेगा, है ना, ये होगी ना भाषा की दिक्कत। उसके बाद हो गया सामान मंगाने और भेजने में बहुत सारी समस्या होगी। आपको हवाई जहाज से मंगाना है कि पानी जहाज से मंगाना है। उसके बाद सामान लादोगे कैसे, सामान मंगाओगे कैसे, लिस्ट कैसे भेजोगे, पैसा कैसे भेजोगे, हर एक चीज की समस्या आपको उत्पन्न होगी, जिसके बारे में बताया है। पहला बोलता है कानूनी प्रक्रिया। आप यहाँ पर जो सामान भेजते हो अपने देश में रहकर, जैसे विदेशी व्यापार में मुंबई से कलकत्ता आप सामान भेजते हो तो इसमें कानूनी प्रक्रिया कुछ नहीं करनी पड़ती, आप सामान लादे भेज दिए। अगर चुंगी कर चुकाने की बारी आएगी, आप चालान दिखाओ, बीजक दिखाओ, चालान दिखाओ, वहाँ पे चुंगी कर आपको स्टेट में जहाँ पे चुंगी कर जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ चुंगी कर टैक्स बनाएगा, आपको स्टाम्प पेपर पे लिख कर देगा, तुरंत का तुरंत टैक्स कटाओ, पर्ची बनाओ, सीधा सामान लेकर घर आ जाओ। तो इसमें कोई समस्या नहीं होती। किंतु जब आप देश में सामान भेज रहे हो, एक देश से दूसरे देश में सामान भेज रहे हो, तब आपको बहुत सारी समस्या होगी, जिसमें सबसे पहला है कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि आप सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। जिस देश से आप सामान भेज रहे हो वहाँ के सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, अर्थात आपको बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया प्रलेखों को जमा कर सरकार के माध्यम से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, सामान विक्रय कर सकते हो या सामान मंगा सकते हो, अर्थात विदेशों से व्यापार कर सकते हो। दूसरा बोलता है प्रतिबंध। आप ऐसी वस्तुओं का सामान नहीं भेज सकते जिस पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है, ना ही ऐसे देश से व्यापार कर सकते हो जिस देश से व्यापार नहीं करने की अनुमति, अर्थात जिस देश से व्यापार करने की अनुमति नहीं है, सरकार उसको अनुमति नहीं देती, जिसको बोला जाता है प्रतिबंध। अगला बोलता है उच्च जोखिम। देशी व्यापार में तो जोखिम कम होता है, किंतु विदेशी व्यापार में जोखिम बहुत अधिक होता है। कैसे अधिक होता है, जैसे आप सामान पानी से ला रहे हो, है ना, पानी जहाज से सामान ला रहे हो सकता है सामान डूब जाए, खराब हो जाए, है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार उसकी अनुमति ना दे, वो सामान गोदाम में ही पड़ रहा है, बंदरगाह में ही पड़ा है, अनुमति नहीं मिली, निकाल नहीं सकते। तो बहुत सारी जोखिम, बहुत सारी प्रक्रिया भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आता है भिन्न भाषाओं के प्रकार। भाषा का तो सबसे पहला, आप हिंदी में बोल रहे हो वो अंग्रेजी में बोलेगा, आप हिंदी में सुनते हो अंग्रेजी में सुनेगा, तो भाषा की समस्या उत्पन्न होगी। और तीसरा बोलता है विदेशी मुद्रा का इंतजाम। जब भी आपको भेजना पड़ेगा तो आप रुपए में अपने यहाँ से, जैसे अमेरिका में भेज रहे हो तो आप यहाँ पर रुपए में पैसा भेजोगे, किंतु उसको तो डॉलर में चाहिए, तो आपको डॉलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब वह व्यक्ति आपको पैसा भेजेगा तो पैसा भेजने के संबंध में वो क्या करेगा, आपको वहाँ से डॉलर में पैसा भेजेगा, तो उसको भी रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब पैसे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ठीक। तो इस प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के तरीके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप कैसे कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहला आता है निर्यात या आयात, ठीक। उसके बाद आता है आयात करके, मतलब आप जब सामान मंगाओगे तब कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और यदि आप सामान भेज रहे हो तब कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो इन सब के बारे में बताया है, ठीक। इसको आप लोग पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट दिया है। मैं इसका डिटेल नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, ठीक। आयात निर्यात प्रक्रिया और प्रपत्र से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब हम लोग व्यापार करते हैं तब हम लोग सामान भेजते हैं। तो आप जब, जैसे आप भारत में रहते हो, ठीक, और आप अमेरिका में सामान भेज रहे हो, ठीक है, अमेरिका में सामान भेज रहे हो, अमेरिका नहीं, चलो पास का कोई नेपाल मान लेते, नहीं नेपाल नहीं, जापान मान लेते, ठीक। अब बताओ सामान आप भेज रहे हो तो यहां से यहां तक पहुंचने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यहां पर भी आपको बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और सामान जब यहां से पहुंचेगा तब यहां पर भी बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, अर्थात निर्यात व्यापार होगा तो भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, और अगर आयात व्यापार होगा तो भी आपको बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अगर हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो किस प्रकार हमारा व्यापार
प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ता है, कौन कौन से प्रपत्र हमको इंतजाम करने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पर हमको अनुमति लेनी पड़ती है, किस प्रकार की अनुमति से हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेगा, सामान अगर बंदरगाह से आता है, जहाज से आता है, तो वहां पर कौन कौन सा शुल्क चुकाने पड़ते हैं, सामान को किस प्रकार सुपुर्द मतलब प्राप्त करना पड़ेगा, किस प्रकार सामान को हम मंगा सकते हैं, इन सब प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जितना मैंने बताया इतना समझ में आया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात विदेशी व्यापार, जब दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार बोलते हैं, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग देशों में निर्यात करते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात और तीसरा होता है पुनः निर्यात। क्लियर?